थंबनेल देख के क्लिक तो कर दिया है ना। आई नो तुम रिवीजन के लिए आए हो और पहले एक बार डिटेल्ड वे में तुम इस चैप्टर की अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, अच्छे से डिटेल्ड वे में चैप्टर पढ़ चुके हो और अब तुम ये रिवीजन के लिए आए हो। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है तो ये चैप्टर नंबर 4 है। पिछले 3 चैप्टर को हम करा चुके हैं और प्लेलिस्ट में आज उनकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आज हम कराने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हम एमटीजी फिंगर टिप्स की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो लोग देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को स्टार्ट। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो, आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है ना, किसी अन्य एनिमल को क्यों नहीं? बताओ, सोचा है कभी? मैंगो के सीड से केवल मैंगो प्लांट ही उगता है, कोई अन्य क्यों नहीं? ठीक। ऑफस्प्रिंग संतानें हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, पर क्या यह अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं और या उनके गुणों में कुछ अंतर होता है? आपने कभी आश्चर्य किया है कि सिबलिंग्स कभी एक जैसे या फिर कभी कभी अलग क्यों दिखते हैं? जेनेटिक्स में ऐसे अनेक क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स माता पिता से संतानों ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में जाते हैं। ये हेरिडिटी पर आधारित है। ठीक है। वेरिएशन माता पिता तथा संतानों के कैरेक्टर्स में अंतर वेरिएशन कहलाता है। जो चेंजेस आते हैं, जो कैरेक्टर में वेरिएशन आता है और जो तो जो चीज़ें पेरेंट से बच्चों में जाती हैं उन चीज़ों को क्या कहेंगे? जीन्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। मनुष्य को 800 से 1000 बीसी पूर्व यह पता चल चुका था कि वेरिएशन का कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। मनुष्य ने प्लांट्स तथा एनिमल्स की वाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाने वाली नेचुरल वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया तथा लाभदायक कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर ब्रीडिंग कराई और उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स को प्राप्त किया। यानी कोई भी जो बेस्ट फीमेल बेस्ट मेल को कलेक्ट करके उसका जब हम ब्रीडिंग कराएंगे तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी एनिमल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जो भी एनिमल उनसे जन्म लेगा तो वो बेस्ट ब्रीड होगी, उसी बेस्ट ब्रीड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन तथा डोमेस्टिकेशन द्वारा अच्छी इंडियन ब्रीड प्राप्त की, जिसका नाम है साहिवाल काउ ऑफ पंजाब। हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स को कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन के बारे में पता था, लेकिन उनको इन फिनोमिनन घटनाओं के साइंटिफिक आधार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जिन लोगों को नहीं पता तो हम इस पर क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो सिंप्लीफाइड NCERT है, जो कि इंग्लिश वे में, हिंदी प्लस इंग्लिश वे में है, मिक्स है हिंदी इंग्लिश। तो जिन बच्चे खासकर हिंदी मीडियम से जो लोग पढ़े हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी की NCERT पढ़ने में ज़्यादा समस्या होती है, तो उनके लिए बेस्ट NCERT है। और जिन्हें समस्या नहीं भी होती तो पढ़ लो, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कोई चीज़ सुनोगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मिड 19th सेंचुरी में इनहेरिटेंस को समझने के संबंध में प्रगति आई। ग्रिगोर मेंडल, क्या नाम था इनका? ग्रिगोर मेंडल ने गार्डन पी किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे। कितने टाइम तक किया? 7 साल, 1856 से 1863 में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए तथा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तावित किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तथा मैथमेटिकल लॉजिक का बायोलॉजी की समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले मेंडल ने प्रयोग किया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज ने उनके कलेक्टेड डेटा को विश्वसनीय प्रदानता की। मेंडल द्वारा टेस्ट प्लांट के सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए एक्सपेरिमेंट तथा उनके सफल रिजल्ट्स ने
प्रूव किया कि मेंडल के इनहेरिटेंस रूल्स में व्यापकता थी और न केवल अनसब्सटेंटिएटेड आइडियाज असंतुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने पी प्लांट के उन कैरेक्टर्स पर विचार किया जो अपोजिट ट्रेट जैसे टॉल या ड्वार्फ प्लांट या येलो और ग्रीन सीड। इसके कारण मेंडल को इनहेरिटेंस गवर्निंग रूल्स के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करने की सहायता मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे एक्सपेंड किया जिससे सभी डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस तथा उनकी कम्प्लेक्सिटी का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने कई ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स को लेकर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन जैसे एक्सपेरिमेंट किए। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वह है जो कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग क्या है? ट्रू ब्रीडिंग किस में अचीव होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। जब अगर ट्रू ब्रीडिंग चाहिए तो उसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के कराना होगा फलस्वरूप स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को दर्शाता है। मेंडल ने 14 प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को सेलेक्ट किए अर्थात 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। मेंडल द्वारा कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स 15 पॉइंट टेबल में दिए गए हैं, 15.1 टेबल में। अब अगर कोई पूछे कितने प्योर ब्रीडिंग थे, तो 14 प्योर ब्रीडिंग पीस प्लांट थे और कितने कैरेक्टर थे? 7 पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से थे? स्टेम हाइट, फ्लोर कलर वायलेट एंड वाइट। स्टेम हाइट कौन सी होगी? टॉल एंड डार्क। फ्लोर पोजीशन एक्सिनल और टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन और येलो कलर। सीड शेप कौन कौन सा था? राउंड और रिंकल्ड सीड। सीड कलर क्या कौन कौन से थे? येलो और ग्रीन। अब कैरेक्टर्स की बात कर लें तो शेप ऑफ द सीड किस तरह के थे? राउंड और रिंकल्ड सीड। कलर ऑफ द सीड कैसे थे? येलो और ग्रीन सीड। फ्लोर कलर कैसे थे? वायलेट और वाइट। पॉड शेप कैसा था? फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब बात करेंगे डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। जैसे पॉड कलर की अगर बात करें तो ग्रीन है जो डोमिनेंट ट्रेट है और येलो क्या है? रेसेसिव ट्रेट है। अब वहीं फ्लोर पोजीशन में अगर बात करेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है? एक्सियल। और रेसेसिव ट्रेट कौन सी है? टर्मिनल ट्रेट। अगर स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है और रेसेसिव क्या है? ड्वार्फ ट्रेट। अब 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। सेकेंड टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगा अगर आज तक तुमने इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी नहीं किया है तो पहले से डिटेल में स्टडी करो, उसके बाद ये वीडियो देखो, है ना, वरना ये तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जो लोग रिवीजन करने के लिए बैठे हैं उन्हें भाई साहब तुम्हें रटा के ही भेजूँगा, है ना, तुम्हें सारी चीज़ें एक बार में क्लियर होंगी। लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वीडियो छोड़ो, यहाँ पे क्लोज करो और तुम पहले डिटेल में स्टडी करो, उसके बाद इसे देखने आओ। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी के लिए मेंडल ने टॉल तथा ड्वार्फ प्लांट्स का क्रॉस करवाया। अब इस चैप्टर में क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ये एंथर है, ये पीटल है, स्टिग्मा, थैलेमस और सेपल। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि अगर एंथर के रिमूवल की बात करें तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर टू गेट फीमेल पेरेंट क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन बोलेंगे। एंथर को काटने को क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसमें क्या किया जा रहा है? ये तुम्हारा मेल पेरेंट है, ये तुम्हारे फीमेल पेरेंट है, इसका एंथर को हमने बाहर निकाल दिया, कट करके एंथर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ये क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एंथर को निकाल दिया तो दूसरे पेड़ के जो पोलन्स होंगे उन्हें हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी प्लांट है, क्रॉस इन पी प्लांट। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। इस क्रॉस के फलस्वरूप बने सीड्स को कलेक्ट किया तथा
उगाकर फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स प्राप्त किए। इस जनरेशन को F1 या फाइलियल 1 प्रोजेनी भी कहा जाता है। F1 प्रोजेनी के सारे प्लांट्स, देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्लास नोट्स पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है टीचर्स उन्हें अच्छे से फिगर बना के समझा तो देते हैं, लेकिन अब तुम्हें वो क्या उन्होंने बोला वो तो ध्यान रहने वाला है नहीं, है ना। और एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में कहीं से भी लाइन उठाएगी, पेपर में चिप देगा और तुम क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। स्पेशली अगर जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सीधा बोलेगा कि तुम इसमें ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला क्वेश्चन में ये तुम टेस्ट क्रॉस बना दो, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का करके दिखाओ, है ना, इस तरह से बोलेगा। लेकिन नीट के पेपर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पूछता है, उसमें केवल तुम्हें डायग्राम और फिगर एगर बनाने के लिए नहीं बोलेगा वो तुमसे, वो सिंपल ये देखेंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हें सारी लाइन्स याद हैं कि नहीं है ना। इसलिए इस चैप्टर्स की भी सारी लाइन्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F1 प्रोजेनी के सारे प्लांट्स टॉल या डॉर्फ नहीं, टॉल ही थे या कोई डॉर्फ नहीं था। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन दूसरे ट्रेड्स के पेयर में भी पाए गए। मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के प्लांट में हमेशा 2 में से एक ही पेरेंट्स के ट्रेड प्रकट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे ये मान लो टॉल है, ये डॉर्फ है, ठीक है, तो इसमें एक ही पेरेंट्स, सॉरी क्या बोल रहा था, F1 प्रोजेनी के सारे प्लांट्स टॉल थे या डॉर्फ थे। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन दूसरे ट्रेड्स के पेयर में भी पाए गए। मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के प्लांट्स में हमेशा 2 में से एक ही पेरेंट्स के ट्रेड प्रकट होते हैं। हाँ सॉरी, ठीक, एक ही पेरेंट्स के ट्रेड प्रकट होते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, इसे बना के फिगर बना के बताऊंगा अभी, तब तुम्हें समझ आएगा अच्छे से, ठीक है, अभी बताऊंगा इसे। F2 जनरेशन के सभी F2 प्लांट्स में डॉर्फ प्लांट्स का प्रपोर्शन 1/4 25%, जबकि 3/4 75% टॉल प्लांट थे। प्लांट्स में टॉल तथा डॉर्फ ट्रेड्स इनके पेरेंट्स के समान थे तथा इनमें किसी भी की ब्लेंडिंग नहीं थी, अर्थात सभी या तो टॉल थे या फिर डॉर्फ थे, इनके बीच की हाइट्स का कोई नहीं था। देखो अब इनका सिंपल क्या किया है इन्होंने, जैसे मान लो ये तुम्हारे टॉल प्लांट है, जैसे ये तुम्हारा टॉल प्लांट है, ठीक है, ये तुम्हारा डॉर्फ प्लांट है, ठीक। तो अब जो इसके होंगे, अब इसने क्या किया है कि इसके जो होंगे, जो F1 जनरेशन होगी, तो इसका क्या आएगा, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, फिर इसका ये कर दो, और फिर इसका ये कर दो, तो एक तो ये क्या आएगा टी, ठीक, फिर क्या आएगा टी, यहाँ क्या आएगा टी, यहाँ क्या आएगा टी, तो ये एक ही स्मॉल आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि एक ही डॉर्फ आएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ इस कैपिटल टी भी लोगे, यहाँ तुम कैपिटल टी भी लोगे, तब भी तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ 2 जगह कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है, और एक जगह स्मॉल टी आ जाएगा, और जो डॉर्फ प्लांट्स होगा वो यही शो होगा। भाई ऊपर बता रहे थे कि ये वाला डॉर्फ से मतलब शो नहीं करेगा, केवल एक ही पेरेंट्स ही जो जेनेटिक्स होती है एक ही पेरेंट्स की शो करती है, ठीक, वही बता रहा है इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट किया, ठीक। मेंडल ने अन्य प्लांट्स के में ट्रेड्स का अध्ययन किया, उन प्लांट्स से भी इसी प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए। F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट्स के ट्रेड प्रकट हुए, जबकि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्रेड 3:1 में प्रकट हुए। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ उन्होंने क्या किया कि ये टॉल का क्या है, ये क्या, हाँ यहाँ क्या किया है कि ये टॉल का क्या हुआ, टॉल ही आया, ठीक। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एक इसमें टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। अब एक टी कैपिटल है एक टी स्मॉल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये भी टॉल ही शो करेगा, ठीक है। अब यही
अगर यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका जब दोबारा सेल्फ क्रॉस होगा, जो मैंने अभी यहाँ करके दिखाया था वो सेल्फ मतलब सॉरी F2 जनरेशन का था, जब यहाँ पे मैंने अभी करके दिखाया था आपको साइड में, यहाँ पे करके दिखाया था, तो अभी F2 जनरेशन का मैंने किया था, ठीक है। जब यहाँ पे तुम्हारा कौन सा टी है, ठीक है, ये तुम्हारा टी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा टी है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो जब यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस होगा, ठीक है, जैसे अगर बात करो इसका इसके, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे, तो यहाँ जो तुम्हारा क्रॉस होगा ये मिलेगा डॉर्फ प्लांट। समझ आई पहली बात, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा जो ऊपर क्रॉस है उसमें क्या है कि एक कैपिटल टी आ रहा है, ठीक है, और एक तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, जो अगर कैपिटल स्मॉल टी है तो इससे भी टॉल ही ये होगा प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट नहीं होगा। लेकिन जब F2 जनरेशन में, ये कौन सा F1 जनरेशन है, लेकिन अगर F2 जनरेशन की बात करोगे, जब इसका क्रॉस होगा तब यहाँ पे कुछ टॉल आएंगे, कुछ एक प्लांट ही केवल ड्वार्फ आएगा, बाकी सारे प्लांट टॉल आएंगे। लेकिन अब अगर तुम इसमें बात करो, इसमें जेनेटिकली टॉल कौन से होगा, जेनेटिकली टॉर्फ एक होगा। अगर तुम जेनेटिकली टॉर्फ की बात करोगे, जैसे जेनेटिकल टॉल प्लांट कितने होंगे, एक होगा, ठीक है। उसके बाद एक होगा, दो ये होंगे, दो इस प्रकार के होंगे, और एक ये होगा। बन क्या है, बन। तो इसका अगर जीनोटाइप रेशियो देखा जाए, है ना, तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, अगर इसको जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करें तो हम इसका जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1। और अगर इसका फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो इसका आएगा 3:1। अब ये आगे बताया जाएगा, मैंने बता दिया आपको, आगे टॉपिक में यही सब पढ़ाया जाएगा, ठीक। जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा 3:1। फिनोटाइप का मतलब जो चीज़ दिखने में लग रही, जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो फिनोटाइप है। और अगर मान लो जो जीन्स में है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा, उसे क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक। चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेंडल ने अन्य प्लांट्स में ट्रेड्स का अध्ययन किया, उन प्लांट से भी इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए। F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट्स के ट्रेट प्रकट हुए, जबकि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्रेट 3:1 में प्रकट हुए। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो वाला मैंने बता दिया। अब इसमें क्या कह रहा है, पहली जनरेशन में क्या होगा कि ये वाला आएगा, फर्स्ट जनरेशन में ये आएगा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ये आएगा, तो यहाँ तो टॉल ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो F2 स्टेज में जो मिलेगा उसमें डॉर्फ प्लांट आएगा, ठीक है। तो बात समझिए, अगर तुम बात करोगे जीनोटाइप की, अगर जीनोटाइप की तुम उसमें जीन देख रहे हो, ठीक है, अगर तुम उसमें जीन देख रहे हो तो वो 1:2:1 में आएगा। लेकिन अगर तुम सिंपल फिनोटाइप देख रहे हो, सिर्फ देखने में, जीन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम देखने के पर्पज से देख रहे हो कि वो टॉल है या डार्फ है, इस सिचुएशन में अगर तुम देख रहे हो, इस तरह से तुम देख रहे हो कि वो टॉल प्लांट है डॉर्फ प्लांट है, तो उनका रेशियो 3:1 आएगा, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में F1 F2 दोनों स्टेज में किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं नजर आई। इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने बताया कि कोई स्टेबल वस्तु पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमीट्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है, और मेंडल ने इसे क्या कहा, फैक्टर। जीन मत बोलना भी, क्योंकि हम कब है, हम 1856 के टाइम में है, 1856 था ना। देखो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेंडल के टाइम में जाना होगा और मेंडल के टाइम के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा। अगर तुम जीन बोलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंडल ने क्या बोला था जीन को, मेंडल ने फैक्टर बोला था, तो तुम्हें भी क्या बोलना है, फैक्टर। हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं भैया जीन क्या होता है। हम क्या जानते हैं, हम फैक्टर जानते हैं, हम जीन नहीं जानते अभी, क्योंकि हम 1856 के दशक में पहुंच गए हैं, ठीक है, और हम वहां से मेंडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जीन नहीं जानते। हम ये तुमसे कह रहे हैं क्योंकि मेंडल को जीन के बारे में कोई अता पता नहीं था। मेंडल को बस इतना पता था कि पेरेंट से प्रोजेनी तक जाने, पेरेंट से प्रोजेनी में गैमीट्स के माध्यम से कुछ तो है,
जो क्या हो रहा है, पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है गैमीट्स के थ्रू, ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आ रहे हैं। तो उस जाने को पेरेंट से जो प्रोजेनी में जा रहा है गैमीट्स के थ्रू, तो मेंडल ने उसे क्या बोल दिया, फैक्टर बोल दिया। मेंडल जीन भी नहीं जानते थे, है ना, उस दशक में मेंडल जीन नहीं जानते थे। जीन को मेंडल ने नहीं कहा, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा है। ठीक है, तो तुम इस तरह से समझो, तुम्हें जीन नहीं बोलना, तुम्हें उस दशक के बारे में सोचना है जाके जहां से मेंडल ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल ने इससे क्या कहा, फैक्ट कहा, मेंडल ने जीन नहीं कहा। मेंडल ने सिंपल इतना बताया कि कोई स्टेबल वस्तु पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गैमीट्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, जिसे मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा। ठीक, आज हम इन्हें जीन कहते हैं, आज हम इन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। याद रखना, तुम जीन नहीं कहोगे, ठीक है, अभी तुम इसे जीन नहीं कहो, क्योंकि हम अभी मेंडल के टाइम में पढ़ रहे हैं। हम तुम इस तरह से सोचो कि हम 1856 में बैठे हैं और मेंडल साहब के स्टूडेंट हैं, मेंडल जी मेरे बगल में चेयर डाल के बैठे हैं और वो मुझे समझा रहे हैं। तो मेंडल ही समझ लो, मैं ही मेंडल हूँ यार, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही मेंडल हूँ। तो ये सोचिए क्योंकि मैं तुम्हें जीन बताऊँ, मुझे पता ही नहीं जीन के बारे में, मैंने तुम्हें मेंडल कहा है ना। तो आज हम ऐसे क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। इसलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जीन को बाद में ये इन लोगों ने पता किया, एक्सपेरिमेंट हुए, तब इन्होंने जीन को क्या बोल दिया, इनहेरिटेंस की ये प्राइमरी यूनिट बोल दी, इनहेरिटेंस की यूनिट बोल दी। एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की सूचना जीन में होती है। ठीक है, अभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के एक पेयर को कोड करने वाले जीन को क्या बोलते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक, सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट रूप से को एलील कहते हैं। अगर प्रत्येक जीन के लिए अल्फाबेटिकली सिंबल्स का इस्तेमाल करें तो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ट्रेड के लिए कैपिटल लेटर तथा अन्य ट्रेड के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइट के कैरेक्टर के में टी का इस्तेमाल टॉल ट्रेड के लिए करेंगे और स्मॉल टी का इस्तेमाल ड्वार्फ ट्रेड के यानी कि बौनापन के लिए करेंगे। कैपिटल टी तथा स्मॉल टी एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले एलील्स हैं। ठीक, एलील्स क्या हैं, अगर हम बात करें जो हमने अभी ऊपर बनाया था तुम लोगों को, जो हमने ऊपर ये बनाया था, ये टी है, ठीक, और एक ये टी है, तो ये क्या है, एलील्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एलील्स हैं। अब इसमें क्या है, ये एक दूसरे के डिफरेंट है, अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इसमें जो अपना इफेक्ट शो करेगा वो डोमिनेंट नेचर वाला करेगा, रेसेसिव नेचर वाला नहीं इफेक्ट शो करेगा। अगर मान लो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो इस ये जो पेड़ होगा वो कैसा होगा, टाल होगा, ना कि ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ तब तक नहीं होगा जब तक दो टी मिलके डबल स्मॉल टी ना बना दें। जब दो टी मिलके स्मॉल टी बना देंगे तब ये जो कैरेक्टर शो होगा, तब ये ड्वार्फ होगा, उससे पहले तक ये टॉल ही होगा। ठीक, टी तथा टी एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले एलील्स हैं, हम ये समझ गए। ठीक, प्लांट्स में हाइट के लिए टी कैपिटल टी स्मॉल टी या टी एलील्स हो सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, हो सकते हैं। हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और टी एलील्स हो सकते हैं। ठीक, मेंडल ने बताया कि ट्रू ब्रीडिंग में हाइट के जीन को एलीलिक पेयर आइडेंटिकल या होमोजाइगस होते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। हाँ ठीक है यार, आइडेंटिकल होमोजाइगस होते हैं। कैपिटल टी तथा स्मॉल टी पौधे मिक्स के जीनोटाइप्स कहलाते हैं, जबकि टॉल या ड्वार्फ फिनोटाइप कहलाता है। भाई मैं आपको बता रहा था, जो ये हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं, कितने कैपिटल टी आ रहे हैं, कितने स्मॉल टी आ रहे हैं, है ना, उसमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव, इस सब की बातें करेंगे तो हम जीनोटाइप की बातें करेंगे। लेकिन अगर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, उन्हें फिनोटाइप कहेंगे, जैसे लंबा है क्या छोटा है, टॉल है या ड्वार्फ है। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट्स का फिनोटाइप क्या होगा, वही बताया था ना मैंने। अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो इसे देखने में क्या होगा, ये टॉल होगा। ठीक, वही बोला, क्या होगा, टॉल होगा। मेंडल्स ने देखा कि F1 जनरेशन के हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप बिल्कुल पेरेंट टी के समान होता है। हाँ यार बिल्कुल, जैसे हेट्रोजाइगोट में टी है,
लेकिन अब जो दिखने में होगा वो तो टॉल प्लांट ही होगा, जिस तरह से कैपिटल टी में वो भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, दिखने में तो सेम ही होगा, है ना। मेंडल ने प्रपोज किया कि डिसिमिलर फैक्टर्स के पेयर में एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डोमिनेट हो सकता है, जैसे कि F1 जनरेशन में होता है और इसे डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि दूसरे वाले को रेसेसिव फैक्टर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारा डोमिनेंट फैक्टर है। ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी पे। स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है, ये ड्वार्फ है लेकिन ये रेसेसिव है, इस वजह से इसका जो कैरेक्टर होगा वो शो नहीं करेगा। कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट नेचर है, सॉरी डोमिनेंट फैक्टर है, नेचर बोल रहा हूँ, डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल टी जो कि टॉल नेचर शो करेगा, टॉल कैरेक्टर शो करेगा, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट है तो ये टॉल ही शो करेगा, ठीक। जबकि दूसरे वाले को रेसेसिव फैक्टर कहते हैं। तो इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट फैक्टर है, और टी क्या है, रेसेसिव फैक्टर। इस केस में टी टॉलनेस के लिए, टी और स्मॉल टी डॉर्फनेस पर डोमिनेंट हो जाता है। मेंडल ने अन्य कैरेक्टर्स ट्रेट्स पेयर की स्टडी में भी यही आइडेंटिकल बिहेवियर पाया। डोमिनेंट तथा रेसेसिव ट्रेट्स को याद रखने के लिए अल्फ़ाबेटिक कैपिटल और स्मॉल लेटर का उपयोग सुविधाजनक तथा लॉजिकल होता है। हाँ ठीक है, कैपिटल लेटर को हम डोमिनेंट, कैपिटल लेटर को डोमिनेंट ट्रेट पढ़ेंगे और स्मॉल लेटर को रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, अपनी सुविधाजनक समझने के लिए। टॉल के लिए टी तथा डॉर्फ के लिए डी का प्रयोग ना करें। अब टॉल के लिए टी, डॉर्फ के लिए डी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये याद करना कठिन होगा कि टी और डी एक ही जीन कैरेक्टर के एलील हैं या नहीं। होमोजाइगोट्स के केस में एलील समान होते हैं, बिल्कुल सही बात, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी सेम सेम। जबकि हेट्रोजाइगोट्स के केस में एलील असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग, ठीक। एक कैरेक्टर हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन के लिए T1 पौधा हेट्रोजाइगस है, अंततः इसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से ये रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट का एक्सप्रेशन बिना किसी ब्लेंडन के F2 जनरेशन में हो जाता है। हम ये पता कर सकते हैं कि मियोसिस के समय टॉल तथा ड्वार्फ प्लांट्स गैमीट्स को बनाते हैं, तो पेरेंटल पेयर के एलील्स एक दूसरे से अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं तथा गैमीट्स में केवल एक ही एलील ट्रांसफ़र होता है। एलील्स का इस सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रक्रिया है तथा इस प्रकार गैमीट्स में कोई एक एलील होने का संभावना 50% होती है। ऐसे क्रॉसिंग के रिजल्ट से सत्यापित हो सकता है। इस प्रकार कैपिटल टी प्लांट के गैमीट में कैपिटल टी तथा ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट्स के गैमीट में टी एलील होते हैं। फर्टिलाइजेशन में एक पेरेंट्स के टी एलील पोलन ग्रेन के द्वारा तथा दूसरे पेरेंट्स के टी एलील एग के द्वारा मिलकर फर्टिलाइजेशन द्वारा क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में एक एलील टी एंड दूसरा एलील टी होता है, और दूसरे शब्दों में हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी एलील होते हैं, या हाइब्रिड अलग अलग होगा। इन हाइब्रिड में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले एलील होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स हेट्रोजाइगस होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फैक्टर दोनों होते हैं, ठीक। गैमीट का प्रोडक्शन, जाइगोट का फॉर्मेशन, F1 तथा F2 प्लांट्स इन सभी को एक डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि पुनेट स्क्वायर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पुनेट स्क्वायर से। उसके बाद इस साइंटिस्ट का नेम पूछा जा सकता है, रेजिनाल्ड सी पुनेट, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, द्वारा विकसित किया गया था। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आगे हम अभी देखने वाले हैं। पॉसिबल गैमीट्स को दो साइड्स प्राय टॉप रो तथा लेफ्ट रो कॉलम में लिखते हैं। सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर्स में नीचे दिए बॉक्सेस में किया जाता है, जिससे एक स्क्वायर का रूप बनता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम ये समझेंगे इसमें क्या दिया गया है। इसमें अगर तुम्हें इसमें समझ ना आ रहा हो
तो मैं एक तुम्हें बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें बहुत अच्छे समझ जाओगे। देखो ये टॉल है और ये क्या लिखा है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये ड्वार्फ है, ये क्या लिखा है तुम्हें, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन्हें हम बाहर से अलग से लिख लो तुम। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब मैं तो बार बार ये करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि मैं ऐसे रिवीजन करा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रहा। तो मैं इसमें एक बार समझाऊंगा, यही हर जगह तुमसे कहूँगा इसी तरह समझो, ठीक है। ड्वार्फ में क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। अब क्रॉस किस तरह करा है, इसका क्रॉस पहले इसके साथ, ठीक, इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक। कलर बदल लेते हैं। उसके बाद इस टी का इस टी के साथ, उसके बाद इस टी का इस टी के साथ, ठीक। तो क्या आएगा, इस टी का इस टी के साथ करेंगे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। उसके बाद इस टी का इस टी के साथ करेंगे सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। रुको 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 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ इस क्या हुआ, तो हाँ इस टी के साथ करेंगे, उसका इस टी का इस टी के साथ करेंगे, ठीक। वो थोड़ा क्रॉस थोड़ा गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ कुछ नहीं, वो ऊपर नीचे हो गया था, समझ नहीं पाते तुम लोग अच्छे से। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक। आप समझो, हाँ। जब इस टी का इस टी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। जब इस टी का और इस टी के साथ बने क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। जब इस टी का इस वाली टी का जब इसका फिर इसका बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और जब इस टी के साथ बने क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ गए। ये तुम्हारी कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। वही बार बार घूम घूम के एक ही चीज़ बता रहे हैं। अब ये तुम्हारा जीनोटाइप भी बताएंगे, लेकिन वही बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। ये F1 जनरेशन में अब ये क्या है, ये भी टॉल शो करेगा, ये भी टॉल शो करेगा, ये भी और ये भी, ये चारों क्या शो करेंगे, टॉल 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 शो करेंगे। अब सेकंड जनरेशन में क्या होगा कि हम इन्हीं दोनों का, कि हम कोई भी उठा लें और इन्हीं दोनों का क्या करा देंगे, क्रॉस कराएंगे। वही हुआ है ना, देखो क्या हुआ है, सेकंड जनरेशन में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गए और ये हमारी F2 सेकंड जनरेशन हो गई, ठीक है। ये वाली एक कौन सी जनरेशन होगी, F2 सेकंड जनरेशन होगी। और इसमें क्या किया है, टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि अभी ये आया है, ठीक। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि एक ये आया है। जब इनमें सेल्फ क्रॉस होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा, क्या होगा, सेल्फ यानी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तब हमें एक प्लांट बाद में मिलेगा जो कि क्या होगा, ड्वार्फ होगा बच्चों, ठीक है। उसमें हमें एक क्या मिलेगा, कंप्लीटली डोमिनेंट मिलेगा। दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट फैक्टर होंगे। इसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा। तो अगर तुम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो हमें फिनोटाइपिक में क्या मिलेंगे, जैसे कि टॉल है 3 क्या मिले, टॉल मिलेंगे हमें। ड्वार्फ कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर तुम फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हो तो हमें 3 टॉल मिलेंगे, 1 ड्वार्फ मिलेगा। लेकिन अगर तुम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी मिलेगा कंप्लीट डोमिनेंट, एक डोमिनेंट प्लस डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों फैक्टर मिलेंगे, और एक में क्या मिलेगा, कंप्लीटली रेसेसिव फैक्टर मिलेगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। अब कोई अगर पूछे तुमसे कि भैया फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो होगा 3:1। लेकिन अगर बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1 होगा, ठीक। समझ गए, चलो आगे चलते हैं।
पुनेट स्क्वायर में पेरेंटल टीटी मेल तथा ड्वार्फ टीटी फीमेल प्लांट्स, इनसे बने गैमीट्स तथा F1 टीटी प्रोजेनी दर्शाए गए हैं। ये जो कुछ बोल रहा है सब हम ऊपर पढ़ा चुके, बस यही बोल रहा है। ठीक है, चलो वही उसमें थ्योरी में बता रहा है जो हम लोग पढ़ा चुके, ऊपर पढ़ चुके। उसके बाद हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप बताना संभव नहीं है। देखने से जीनोटाइप कैसे बता सकते हो तुम? वो तो जेनेटिकली बेसिस से पता चलेंगे, देखने में सिर्फ फिनोटाइपिक पता चलेगा। F1 या F2 जनरेशन में टॉल प्लांट तथा जीनोटाइप टीटी या कैपिटल टी स्मॉल टी ये नहीं बताया जा सकता। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट की ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तथा इसे क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्ट क्रॉस, इसे टेस्ट क्रॉस नाम दिया। एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप पता करना है का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाए, ना कि सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाए। क्या कराया जाए? टिपिकल टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप, अगर तुम्हें पता करना है कि कितने कैपिटल टी हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता करना है कितने कैपिटल टी हैं, कितना डोमिनेंट उसमें फैक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या कराएंगे? हम उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराएंगे। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप पता करना है का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन कराई जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटिपिकल डोमिनेंट, ये क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका जीनोटाइप अननोन है। तो इसे हम किस तरह लेंगे? एक को इसे हम डब्ल्यू से लेंगे। ठीक है, इसे हम डब्ल्यू से लेंगे ताकि ये तुम्हें समझ आ सके। जैसे ये मान लो अगर उसकी बात करोगे, देखो अगर तुम बात करोगे इसकी, तो ये क्या है? कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? डोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट फैक्टर हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या है? एक डोमिनेंट और दूसरा क्या है इसमें? रेसेसिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों रेसेसिव लेंगे। जब हमें जीनोटाइप पता करना है तो हम क्या लेंगे? दोनों रेसेसिव लेंगे, हम इसमें डोमिनेंट नहीं लेंगे। तो रेसेसिव कौन से हुए? डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब जो स्मॉल लेटर है वो रेसेसिव को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब डब्ल्यू के हम जब क्रॉस कराएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे, तो अब हम होमोजाइगस एक कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू का जो क्रॉस कराएंगे वो हम इससे कराएंगे डोमिनेंट वाले से। ठीक, और एक क्रॉस कराएंगे हम डोमिनेंट और रेसेसिव वाले से। ठीक, एक क्रॉस हम रेसेसिव कंप्लीटली जो रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव, स्पेशली होमोजाइगस रेसेसिव कहने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली रेसेसिव है, उसमें डोमिनेंट फैक्टर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें डोमिनेंट फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा, जब इसका क्रॉस कराएंगे कंप्लीटली डोमिनेंट से डब्ल्यू और इसका क्रॉस कराएंगे हाइब्रिड है ये, इसे तुम हाइब्रिड कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हो? हाइब्रिड कह सकते हो। बहुत ज़्यादा, हाँ, इसे तुम क्या कह सकते हो? इसे तुम हाइब्रिड कह सकते हो क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा? इसे मैंने तुम्हें समझाया था पहले किस तरह क्रॉस कराओगे। जैसे कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, हमें इसे करा रहे हैं, तो समझने के लिए क्या कर सकते हैं? कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, इनके बीच में हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है। तो इसे तुम बना लो अपना, जिस तरह मैंने अभी बताया था तुम्हें। ठीक, इसका निकाल लो, इसी तरह इसका बना लो और ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ठीक है,
अब इसमें एक नई ड्रामा स्टार्ट हो गया। इसमें नया ड्रामा क्या स्टार्ट होगा, इसमें तो ऑल फ्लोर्स क्या होंगे, वायलेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द फ्लोर्स आर वायलेट आएंगे एंड हाफ ऑफ द फ्लोर्स आर वाइट आएंगे। और ये अननोन फ्लोर्स इज हेट्रोजाइगस, ये जो अननोन फ्लोर्स हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। और इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जहाँ हम होमोजाइगस रिसेसिव से डोमिनेंट फैक्टर को क्रॉस कराएंगे वहाँ पर अननोन फ्लोर जो क्या होंगे वो होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगे। और जहाँ हम रेसेसिव होमोजाइगस का क्रॉस कराएंगे हाइब्रिड फैक्टर के साथ, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव, तो उसका क्या होगा, उसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द फ्लोर्स आर वायलेट आएंगे और हाफ ऑफ द फ्लोर्स आर वाइट आएंगे। अननोन फ्लोर्स इज हेट्रोजाइगस। अब अननोन फ्लोर्स क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, अननोन फ्लोर क्या हेट्रोजाइगस होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर अपने ऑब्जर्वेशंस को आधार बनाकर मेंडल ने 2 जनरल रूल प्रस्तावित किए। आज इन रूल्स को प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं तथा दूसरे लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ेंगे, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ेंगे, फिर को डोमिनेंस को पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक दो बार तुम पढ़ लो, एक दो बार वीडियो देख लो, एक बार रीडिंग कर लो, तुम्हारा चैप्टर मक्खन क्लियर। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्पेशली 10th क्लास में, तो उस टाइम मुझे क्रॉस समझ में नहीं आता था, क्योंकि टीचर ही नहीं पढ़ाते थे अच्छे से। क्या करेगा जाए, कि तुम लोग को मैंने बहुत अच्छे समझाया है, बिल्कुल नर्सरी के बच्चे की तरह, तो तुम लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और वैसे ये जो टी वाला क्रॉस ही तो 10th क्लास में पढ़ते हैं यार, ये कौन सा नया थोड़ी है ना। 10th क्लास का बच्चा बोले तो समझ आ सकता है। अब तुम तैयारी कर रहे हो, ड्रॉपर हो, या बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हें तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें तो पता ही होगा यार। चलो स्टार्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें इन्होंने कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो तुम कहोगे यार ये क्या ही बता दिया सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। चलो, कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक, फैक्टर्स पेयर में होते हैं। अरे यार वही तो पढ़ रहे हैं ना, अभी नहीं समझे, फैक्टर ही तो बोले हैं बच्चों। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक, तो ये क्या हुआ, क्या बोले, कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिन्हें फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, फैक्टर्स पेयर में होते हैं, पेयर में है। ठीक, फैक्टर्स के डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेट करता है तथा दूसरा रेसेसिव करता है। ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारे इस भाई साहब वाली भाई साहब की बात कर रहा है। एक कैपिटल है और एक क्या है, रेसेसिव। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन तथा F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को समझा जा सकता है। यह F2 जनरेशन में प्राप्त 3:1 को भी एक्सप्लेन करता है। भैया वही पढ़ रहे हैं बहुत देर से, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ इस फैक्ट पर आधारित है कि एलील आपस में ब्लेंडिंग नहीं शो करते तथा F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स फिर से रिकवर हो जाते हैं, भले ही F1 जनरेशन में इनमें से एक प्रकट ना हुआ हो। पेरेंट में 2 एलील्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय फैक्टर या एलील का एक पेयर एक दूसरे से इस प्रकार सेग्रीगेट होते हैं, गैमीट को 2 में से एक ही फैक्टर प्राप्त होता है। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे इन भाई साहब की बात करेंगे, इन भाई साहब की, कैपिटल टी स्मॉल टी वालों की, तो इसमें से एक ही केवल फैक्टर क्या होगा, सो होगा, ये टॉल होगा। अगर स्मॉल टी होगा तो वो सो ही नहीं करने देगा, कैपिटल टी होगा तो वो क्या शो करेगा, टॉल। एक ही फैक्टर शो होगा। और अगर हम बात करेंगे अगर ऊपर स्मॉल टी है कैपिटल टी है, तो हो सकता है कि वो पहले अपना असर ना दिखाए, लेकिन दूसरी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, आगे आने वाली और जनरेशन्स में उसका असर दिख ही जाता है, छुप नहीं सकता। ठीक है, यह होमोजाइगस पेरेंट्स द्वारा उत्पन्न सभी गैमीट समान होते हैं। ठीक,
एक हेट्रोजाइगस पेरेंट्स दो प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न करता है जिनमें इक्वल प्रोपोर्शन में प्रत्येक के पास एक एक एलील होता है। ठीक, बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जब पी वाले एक्सपेरिमेंट को दूसरे प्लांट्स में अन्य ट्रेड्स को लेकर दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभी F2 जनरेशन में ऐसा फिनोटाइप भी आ जाता है जो क्या होता है बच्चों, जो दोनों पेरेंट्स से नहीं मिलता तथा इन दोनों के बीच का होता है। एग्जाम्पल जैसे कहानी नहीं सुना रहे यार, मोड में आगे कथावाचक हूँ मैं, कथा सुना रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे क्या है, डॉग फ्लोर और स्नैपड्रैगन या एंटीरिनियम स्पाइरलम का फ्लोर का इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें एक अलग ही वैरायटी बन जाएगी। ठीक, जैसे इसमें क्या होगा, एक रेड होगा एक वाइट होगा, ये पेरेंट्स है, बच्चा बन गया पिंक। ठीक, रेड जैसे ट्रू ब्रीडिंग, रेड आर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड फ्लावर, और वाइट फ्लावर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर। ये क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हुए हुए हैं क्योंकि यहाँ सामने लिखा है ट्रू ब्रीडिंग। ठीक, पौधे के बीच क्रॉस से F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर कैपिटल आर स्मॉल आर मिल सकते हैं। तो अगर तुम्हें कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो वो रेड फ्लावर वो होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर की बात कर रहे हैं तो वो पिंक फ्लावर होंगे जो हमें अभी मिले हैं, और अगर स्मॉल आर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे। ठीक, क्रॉस तुम्हें कराना मैंने बता ही दिया कि किस तरह तुम क्रॉस को समझोगे। यहाँ समझ लेते हैं, रेड और वाइट। ठीक है, इसका आर ले लिया हमने, इसका भी आर ले लिया। F1 जनरेशन में क्या हुआ, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, पिंक। ये किस में हुआ, F1 जनरेशन में। लेकिन अगर हम बात करें आगे, बात करें कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर का जब क्रॉस होगा तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा जो हम क्रॉस अभी तुम लोगों को सिखा चुके हैं। क्रॉस किस तरह करने हैं तुम्हें, क्रॉस को तुम इस तरह समझ सकते हो। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्रॉस किया है तो ऐसे कर सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से तुम इस तरह से हाँ क्रॉस कर सकते हो। अच्छा, एक मैं तुम्हें साफ सा बना के दिखा दूँ भैया, एक साफ बना दो, है ना, क्लीन बना लो, घुसड़ा पुछड़ा कर देता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, है ना सर। एक आप क्या करिए, एक साफ सा बना दीजिए कि क्रॉस किस तरह किया जाए, वो हम बता दीजिए सर, कि मैं क्या करता हूँ कि समझ नहीं आता कि किस तरह है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही साफ तरीके से समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, जैसे ये है तुम्हारा कैपिटल आर, ये है तुम्हारा कैपिटल आर। ठीक, हाँ तो कुछ भी मान लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर। मैं तुम्हें क्रॉस करना सिखा रहा हूँ, मैं तो कुछ सिखा नहीं रहा यहाँ पे, तुम्हें किस तरह क्रॉस करें वो सिखा रहा हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले कलर चेंज करके बताऊँगा, तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा, बस ये बताऊँगा, ये इसके साथ। ठीक, क्या बना, आर आर। ठीक, इसके बाद ये इसके साथ, ये मैंने बड़ा करके इसलिए दिखाया कि तुम ये किस तरह से किसका किससे मैच कर दिए, किससे कैसे आ गए, तो वो गड़बड़ ना हो। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सर क्या करते थे, घुसड़ा पुछड़ा कर देते थे कि ये ऐसे इसका आ गया, ये ऐसे इसका आ गया, साला यही समझ नहीं आता था कि कौन किससे लग रहा है, क्या चल रहा है ना। तो ये मुझे पता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे, तो वही मैं बता दे रहा हूँ, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये हमारा कैपिटल आर इसका हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे इस वाले की। ठीक है, तो एक इसका, ठीक, और एक इसका, उसके बाद एक इसका और एक इसका। अब एक तो ये तरीका हो गया समझने का। ठीक है, इसका क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक इसका होगा, ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हमारा ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसे दूसरी तरह से करेंगे। बात भैया कुछ इसमें अलग नहीं है, इसे हम दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर, ठीक। अब इसे ऐसे समझिए। अब इसमें एक ही करते हैं, इसका इससे, फिर इससे, ठीक। उसके बाद फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे, ठीक। तो ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब नहीं कह सकते कि सर मुझे समझ नहीं आया, है ना। अब तुम कह ही नहीं सकते सर मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह से आप क्रॉस कर रहे हैं। चाहे तो आप इस तरह से करिए, चाहे फिर आप इस तरह से करिए। यही दोनों पॉसिबल वेज हैं, दोनों मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जिस तरह से करना चाहो आप दोनों तरीके से किसी तरह से कर सकते हो। हम टॉपिक पे अपना आते हैं, ठीक। जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 जनरेशन के परिणाम मिले। अभी मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नया नहीं है, वही है। कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, और स्मॉल आर क्या होगा? वाइट, ठीक। यहाँ जीनोटाइप का रेशियो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह होता है तथा फिनोटाइपिक रेशियो थिनी रेशियो 1 होता है। और ये तुम्हारा किस तरह होगा? ये जीनोटाइपिक रेशियो तरह होगा, 1:2:1। देखो जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से क्रॉस करने की जो बनाने के टेस्ट क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और आगे आने वाले और भी लिंकेज वगैरह हैं, तो उन्हें लिख के प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी लाइंस क्लियर होनी चाहिए कि क्या कहाँ लिखा है, अल्फा डिस्टर्बेंट कौन थे, है ना। अभी सटन बॉबरी आएंगे, वो कौन थे, ड्रोसोफिलाफिक किसने, थॉमस ने किसने काम किया था, मॉर्गन ने काम किया था, किसने काम किया था, उन्हें सारी चीज़ें याद रखनी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ आर फैक्टर पर कंप्लीट डोमिनेट नहीं है, जिस कारण क्या है, आर क्या है, पिंक बन गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। वास्तव में डोमिनेंस क्या है, कुछ एलील्स डोमिनेंट तथा कुछ रेसेसिव क्यों है? इन प्रश्नों के आंसर को समझने के लिए जीन का कार्य जानना आवश्यक है। प्रत्येक जीन में एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की सूचना पाई जाती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एलील्स के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन की 2 कॉपी पाई जाते हैं। हेट्रोजाइगस 2 एलील्स आइडेंटिकल नहीं होते। हेट्रोजाइगस मतलब है कि कैपिटल एक स्मॉल। एक एलील की विभिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है जो पर्टिकुलर एलील्स में उपस्थित सूचना को मॉडिफाई कर देता है। आओ इस एक ऐसे जीन्स का एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें एक एंजाइम बनाने की सूचना है। इस जीन की दोनों कॉपीज इसके 2 एलीलिक फॉर्म्स हैं। मान लेते हैं कि नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम को बनाता है जो एक सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, जैसे कि नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। फर्स्ट केस में मॉडिफाइड एलील जो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है, अर्थात यह भी सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप उसी पुराने फिनोटाइप ट्रेट का उत्पादन करेंगे। ऐसे इक्विवेलेंट एलील पेयर बहुत कॉमन होते हैं। अगर एलील किसी भी एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम का उत्पादन करता है जो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप ट्रेट केवल अनमॉडिफाइड एलील की फंक्शनिंग पर डिपेंड करते हैं। अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील डोमिनेंट एलील जो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है तथा मॉडिफाइड एलील जनरली रेसेसिव होता है। इसलिए ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में रेसेसिव ट्रेट दिखने से जो एंजाइम बनता ही नहीं और नॉन फंक्शनल बनता है। इसलिए ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में रेसेसिव ट्रेट दिखने से या तो एंजाइम बनता ही नहीं या नॉन फंक्शनल बनता है। अब बात करें कोडोमिनेंस की, इसमें क्या होता है अभी वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने उन क्रॉस की चर्चा करी जहां F1 जनरेशन 2 पेरेंट्स में से किसी एक से मिलता था, यानी कि डोमिनेंस, या दोनों पेरेंट्स के
लक्षणों वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। को डोमिनेंस में F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट से मिलती जुलती है। ह्यूमन बीइंग में एवीओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाली विभिन्न प्रकार की आरबीसी सेल्स, यानी कि को डोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल हुआ? ह्यूमन बीइंग में एवीओ ब्लड। ठीक, एवीओ ब्लड ग्रुप आई जीन के द्वारा एवीओ ब्लड ग्रुप आई जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा में सतह से उभरे प्रोट्रूड हुए शुगर पॉलीमर होते हैं। ये शुगर किस प्रकार के होंगे? ये जीन आई पर निर्भर करता है। जीन आई के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। आई ए, आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शुगर का उत्पादन करते हैं, जबकि आई किसी भी प्रकार की शुगर का उत्पादन नहीं करता। ठीक, मनुष्य डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 एलील्स में से कोई 2 एलील्स ही होते हैं। आई ए एंड आई बी आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं। आई ए तथा आई साथ हों तो केवल आई ए एक्सप्रेस होता है, क्योंकि आई कोई शुगर नहीं बनाता। आई बी तथा आई के साथ होने पर केवल आई बी एक्सप्रेस होता है। आई ए तथा आई बी के साथ होने पर दोनों अपने अपने शुगर को एक्सप्रेस कर देते हैं। यह घटना को डोमिनेंस कहलाती है। इसी कारण रेड ब्लड सेल्स में ए तथा बी दोनों प्रकार की शुगर्स होती हैं। 3 भिन्न प्रकार के एलील्स होने के कारण इनके 6 कॉम्बिनेशन संभव है। इस प्रकार ह्यूमन एवीओ ब्लड ग्रुप के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। कितने फिनोटाइप होंगे? तो आंसर है 4। अब फिनोटाइप की अगर बात हो रही है तो फिनोटाइप मतलब क्या बताना चाह रहा है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बात करोगे। फिनोटाइप मतलब क्या? जैसे एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक ओ बी हो गया, तो इसमें 4 फिनोटाइप कैसे आई? कमेंट बॉक्स में तुम नहीं बताओगे, ला मैं ही बता दे रहा हूँ। जैसे अगर देखने की बात करें तो कौन कौन सा दिखेगा? ए, बी और ए बी और ओ। ठीक, ये 4 अलग टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं जो दिखने में जो मतलब देख सकते हैं, जो फिनोटिपिकली हैं, जीनोटाइप नहीं है। तो अगर फिनोटाइप की बात करोगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहीं तुम अगर बात करोगे जीनोटाइप की तो ये 6 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। ये जीनोटाइप हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और ये फिनोटाइप हैं। ठीक, ये मैंने तुम्हें क्रॉस करके सिखाया था, तो तुम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, उसमें तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एज एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे आई ए, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, तो इसका क्या बनेगा? आई ए और आई ए। ठीक, तो इसका मतलब क्या ब्लड टाइप ऑफ स्प्रिंग होगी? तो इसका क्या होगा? ए होगा। ये आई ए आई बी, ये क्या होगा? दोनों शुगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा? आई ए आई बी, और ये क्या बनेगा? ए बी बनेगा। अगर यहाँ दिख रहा है आई ए और आई, तो आई तो कुछ शो करता ही नहीं है ना? ए शो हो रहा है, तो ये क्या बनेगा? ए। इसमें क्या बनेगा? ए बी। इसमें क्या बनेगा? बी बी में बी। इसमें बी और आई में क्या बनेगा? बी। और दोनों आई हैं तो ये क्या बनेगा? ओ। ठीक, यहाँ सेम कैरेक्टर को 3 एलील्स नियंत्रित करते हैं। याद रखें, एक व्यक्ति में सिर्फ 2 एलील्स ही रह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड नहीं होता है। समझ गए तुम? चलो, थोड़ा मौज मस्ती जरूरी है यार, पढ़ते पढ़ते बच्चे वैसे ही बोर हो जाते हैं। अंततः मल्टीपल एलील केवल पॉपुलेशन स्टडीज़ में पाए जाते हैं। कभी कभी सिंगल जीन के प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा इफेक्ट छोड़ देते हैं, जैसे कि पी सीड में स्टार्च सिंथेसिस। जैसे क्या है? पी सीड में स्टार्च सिंथेसिस का कंट्रोल एक जीन करता है, तथा इसके 2 एलील्स बी और कैपिटल बी होते हैं, तथा इसके 2 एलील्स कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। स्टार्च की इफेक्टिव ठंडा लग रही है यार, है ना? सर्दी बढ़ गई है भैया, रात का टाइम पे शूट हो रहा है ये वीडियो तुम्हारी, सर्दी बढ़ गई है ना? चलो, स्टार्च की इफेक्टिव सिंथेसिस कैपिटल वी क्या होंगे? जाइगोट
होमोजाइगोट द्वारा होती है और इस प्रकार लार्ज ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं। अब याद रखो क्या होमोजाइगस में क्या होगा, लार्ज ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सिस्टम उल्टा चलता है। कैपिटल स्मॉल बी क्या होगा तुम्हारा, होमोजाइगोट स्टार्च सिंथेसिस के लिए कम एफिशिएंट है तथा स्टार्च ग्रेन उत्पन्न करते हैं। मैच्यूरेशन के बाद कैपिटल बी सीड्स राउंड होते हैं तथा बी सीड क्या होते हैं, रिंकल्ड होते हैं। ठीक। हेट्रोजाइगोट राउंड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए लगता है कि बी एलील डोमिनेंट है। कैपिटल बी स्मॉल बी सीड में उत्पन्न स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। यदि स्टार्च ग्रेन साइज को एक फिनोटाइप मिल जाए, मान लिया जाए, तो इस दृष्टि से यह एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही दर्शाता है। इसलिए डोमिनेंस ना तो किसी प्रकार का जीन का या उसके प्रोडक्ट्स का ऑटोनॉमस फीचर है। डोमिनेंस उतने ही निर्भर जीन प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट द्वारा उत्पन्न होने वाले फिनोटाइप पर होती है जितना ही हमारे द्वारा चुने गए जीनोटाइप पर। इस प्रकार में से एक जीन से अधिक जीन जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। इस केस में एक जीन से एक से अधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है भैया इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। दो टॉपिक खत्म कर लें, तीसरा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक, मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो भी काफ़ी है पढ़ाने को, काफ़ी स्लाइड हैं, खींच तो नहीं सकते, खींच भी सकते हैं क्योंकि अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन टाइम नहीं लगेगा, इसमें मुझे जस्ट रीड करना है ना, इसमें जस्ट रीड करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो ऊपर पोर्शन था वहाँ मैं खींच ही नहीं सकता था, अगर खींच देते तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, इसमें क्या बता दिया है ना, क्योंकि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी यहाँ बहुत से महारथी ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार ही पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को, तो उनका भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है ना, थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स अब लंबी होगी तो देखा जाएगा, ज़्यादा लंबी होगी तो मैं डबल पार्ट बना दूंगा इसका, वरना एक में होगा तो एक में चलेगा तो चल जाएगा। चलो ठीक, इनमें दो कैरेक्टर्स में भिन्न पी प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं, जिससे येलो कलर और राउंड शेप्ड। अब देखो मैंने तुम्हें क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस तरह अच्छे समझा दिया है ना कि ये समझने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें सब चीज़ बहुत स्पीड से चलेगी है ना, अब इसमें सब चीज़ स्पीड चलेगी, अब तुम्हें डायरेक्ट टाइम लगेगा ही नहीं समझने की, सब थ्योरेटिकल है, उसमें कोई समझाने वाला है ही नहीं। समझाने वाला स्टार्टिंग जो पेजेस में था बहुत ज़्यादा था, अगर वो वहाँ नहीं समझाते तो तुम समझ ही नहीं पाते चैप्टर में चल क्या रहा है। सीड वाली पी प्लांट को ग्रीन, हाँ, इनमें दो कैरेक्टर्स में भिन्न पी प्लांट का क्रॉस कराते हैं, जैसे येलो कलर और राउंड रिंकल्ड। अब येलो की बात करेंगे, जैसे येलो कलर्ड ये क्या है, राउंड शेप्ड है, येलो कलर और राउंड शेप, और दूसरा क्या था, ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप। ठीक, ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप। मेंडल ने पाया कि इस क्रॉस में उत्पन्न सीड्स येलो कलर तथा राउंड शेप वाले हैं, येलो कलर और राउंड शेप वाले हैं, वहीं येलो कलर ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे डोमिनेंट है, और ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे रेसेसिव है। ठीक, हाँ वही सब बता रहा है, चलो वही बता रहा है। राउंड तथा रिंकल्ड सीड के शेप भी 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुए, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था, वही बता रहा है। अब देखो फिर इसमें भी तुम्हें बता दूँ, कहोगे सर तुमने मुझे बताया नहीं, तो ये तुम्हारा F1 जनरेशन है, उसके बाद ये तुम्हारा F2 लिखा तो है, F2 जनरेशन है।
तो इसमें क्या किया है, ये कैपिटल R कैपिटल Y, इसमें क्या निकलेगा तुम्हारा RY निकलेगा, ठीक है। और यहाँ स्मॉल r और स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, इसमें क्या निकलेगा स्मॉल r स्मॉल कैपिटल y, यहाँ पे क्या निकलेगा कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। तो F1 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला, F1 जनरेशन सर हमें रिजल्ट मिला राउंड येलो और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है सर। तो हमें अब क्या करना है सर, हमें सर ये करना है कि जो हमारी सेकंड जनरेशन होगी वो हमें इसी का क्रॉस कराना है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल I, ठीक। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो हमने जैसे जब दो दो का होता था, ठीक है, दो एलील्स होते थे, दो फैक्टर होते थे, तो अब उसके कितने वो बनते थे, कितने रिजल्ट आते थे 4, जिस तरह से बताए थे ना। तो कितने रिजल्ट आते थे 1 2 3 4 रिजल्ट आते थे। अब यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 4, तो ये किससे होगा, ये 4 × 4, तो यहाँ कितने रिजल्ट आएंगे, यहाँ आएंगे 16 रिजल्ट, यहाँ कितने आएंगे 16, जैसे कि कितने रिजल्ट आएंगे 16 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसे कॉपी अपने कर सकते हो। स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं वो ज़रूर करें इसे, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो फिनोटिपिक रेशियो इसमें आता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो ये आता है, ठीक। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। वेयर टू पेरेंट्स डिफर्ड इन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक। चल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस के उपरांत F2 जनरेशन में उत्पन्न फिनोटाइप 9:3:3:1 में प्रकट होते हैं। इसमें 9 क्या है, राउंड येलो, 3 क्या है, रिंकल्ड येलो, 3 क्या है, राउंड ग्रीन, और 1 क्या है, राउंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। इसमें बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक है, सारी वही है जो थ्योरी में पढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ भी इसका लिखा है, देख लो, बस वही लिखा है जो भी करा है हम लोगों ने, वही लिखा है। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1, जीनोटिपिक ये ले। अब उसके बाद हमारा नया टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसी का पार्ट है जो हमने अभी स्टार्ट किया था, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का। एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चल, मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के पर किए गए कार्य को 1865 में पब्लिश किया था, लेकिन कई कारणों से 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, अज्ञात रहा। उस समय आज की तरह कम्युनिकेशन आसान नहीं था, जिससे मेंडल का काम वाइडली पब्लिश नहीं हो सका। जीन्स मेंडल के शब्द में फैक्टर का मेंडल जो कॉन्सेप्ट स्टेबल तथा डिस्क्रीट यूनिट्स के रूप में जो एक्सेप्टेड नहीं था उस टाइम। कब की बात है, 1856 के टाइम में, ठीक। मेंडल कंटिन्यूअस वेरिएशन को समझा नहीं पा रहे थे। मेंडल की मैथमेटिकल अप्रोच उस समय के कई वैज्ञानिकों के लिए नई तथा मानने योग्य नहीं थी। अंत में भले ही मेंडल का वर्क यह इंगित करता रहा कि फैक्टर जीन्स डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, फिर भी वह फैक्टर्स की प्रेजेंस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए तथा फैक्टर्स किससे बना यह भी नहीं बता पाए। अब क्या होता है, 1900 में जो एंट्री मारते हैं हमारे 3 भाई लोग, डी ब्रीज, कोरेंस, बॉन टेशरमार्क, ठीक। 3 वैज्ञानिक डी ब्रीज, कोरेंस और बॉन टेशरमार्क ये एंट्री मारते हैं, और ये 1900 में 3 वैज्ञानिक स्वतंत्रता पूर्वक मेंडल के इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के रिजल्ट को रीडिस्कवर करते हैं। इस समय माइक्रोस्कोपी के क्षेत्र में प्रगति के कारण वैज्ञानिक सेल डिवीज़न को देखने में समर्थ हो चुके थे। इस न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई जो प्रत्येक सेल डिवीजन से ठीक पहले डबल तथा डिवाइड हो जाता था। इसे क्या कहते थे, क्रोमोसोम्स कहा गया। क्रोमोसोम्स स्टेनिंग रंग द्वारा दिखाई देते हैं, लेकिन इसलिए इन्हें कलर्ड बॉडीज कहा जाता है,
कलर्ड बॉडीज कहा गया। 1902 तक मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स मूवमेंट का ज्ञान हो चुका था। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोबरी ने देखा कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर तो जीन के बिहेवियर जैसा पैरेलल है। क्रोमोसोम्स का बिहेवियर तो जीन के बिहेवियर जैसा पैरेलल तथा इन्होंने क्रोमोसोम्स मूवमेंट का इस्तेमाल मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने में दिया। क्या कहा? मेंडल को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दिया। हाँ, वॉल्टर सटन ने थियोडोर बोबरी ने देखा कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर तो जीन के बिहेवियर जैसा पैरेलल है तथा इन्होंने क्रोमोसोम्स मूवमेंट का इस्तेमाल मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने में किया। अभी तुम G1 फेज देख रहे हो, G2 मियोसिस 1 एनाफेज, मियोसिस 2 एनाफेज, उसके बाद जर्म सेल, जब ये अलग अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे तुम जब डिटेल में अच्छे से देखोगे तो इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग दिख रही हैं। इसमें क्या अलग अलग दिख रही हैं, इसमें क्या है अलग अलग दिख रही हैं, है ना। इसमें क्या है, ये बाइवेलेंट फेज में आ गई हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये जुड़ गई हैं, देख रहा, ये जुड़ गई हैं। इसमें क्या है, मियोसिस 1 में क्या है कि बीच में ये जो अलग अलग है ना, ये भी बीच में जुड़ गई हैं। मियोसिस 2 एनाफेज और जर्म सेल्स बन के तैयार, ठीक। याद रखिए, जीन्स के समान क्रोमोसोम्स भी पेयर में पाए जाते हैं। जीन के समान क्रोमोसोम्स भी पेयर में पाए जाते हैं। एक जीन पेयर के 2 एलील्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस साइट पर स्थित होते हैं। मियोसिस 1 के एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम के 2 पेयर मेटाफेज प्लेट पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलाइन हो सकते हैं। इसे समझने के लिए लेफ्ट तथा राइट कॉलम में दिए गए 4 डिफरेंट कलर के क्रोमोसोम्स की तुलना करो। लेफ्ट कॉलम में पॉसिबिलिटी 1 ऑरेंज तथा ग्रीन, कौन सी है, ऑरेंज तथा ग्रीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, और राइट कॉलम में ऑरेंज क्रोमोसोम्स तो रेड क्रोमोसोम्स के साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये लिखी है, लेकिन बच्चों तुम इसमें नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये बुक कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट बुक है। तो जाओ अपनी एनसीईआरटी में ये फिगर देखो, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। चलो हम इसके डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। जीन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये पेयर्स में उपस्थित होते हैं, ये भी पेयर्स में उपस्थित होते हैं जीन्स। गैमीट फॉर्मेशन के समय इस प्रकार सेग्रीगेट होते हैं कि पेयर में से केवल एक ही गैमीट में जा सके। दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो। गैमीट फॉर्मेशन के समय इस प्रकार सेग्रीगेट होते हैं कि पेयर में से केवल एक ही गैमीट में जा सके। पॉज नहीं हुई है वीडियो, एक बार और सुनो वरना गड़बड़ हो जाएगा। गैमीट्स फॉर्मेशन के समय इस प्रकार सेग्रीगेट होते हैं कि पेयर में से केवल एक ही गैमीट्स में जा सके, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो तो डिप्लॉयड हैं। पेरेंट्स क्या है, डिप्लॉयड हैं, 2n है। गैमीट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, ये क्या है, n। तभी तो 2 गैमीट, एक मेल का एक फीमेल का मिलके तभी तो 2n बनाएगा। अगर पापा भी 46 दे देंगे क्रोमोसोम्स, मम्मी भी 46 दे देंगे तो बच्चा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए तो मियोसिस होती है, ताकि हाफ हो सके। 23 यहाँ और 23 पापा देते हैं गैमीट्स के थ्रू, 23 मम्मा देते हैं गैमीट्स के थ्रू, तभी जाके 46 क्रोमोसोम्स एक नॉर्मल बेबी बनता है। समझे? चलो ठीक है, समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। अरे तुम लोगों को तो पता ही था यार, तुम लोग तो जानते ही हो, इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, तो सारे ही पढ़ चुके हो। चलो आज गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट होते हैं तथा प्रत्येक पेयर में से केवल एक ही गैमीट को प्राप्त होता है। एक ही बात है कि दोनों भाई सेम चीज़ें दोनों में। इंडिपेंडेंट पेयर अलग अलग जोड़े एक दूसरों से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। जीन्स में एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। चलो आगे चलो।
सटन एंड बॉबरी ने बताया कि क्रोमोसोम्स के एक पेयर्स की पेयरिंग में हो जाना या सेपरेशन होना अपने साथ ले जाए सटन और बॉबरी ने बताया कि क्रोमोसोम्स के एक पेयर की पेयरिंग हो जाना या सेपरेशन होना अपने साथ ले जाए जा रहे फैक्टर्स के पेयर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़कर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तुत किया। इस आइडिया को मानते हुए थॉमस मॉन्ट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न वेरिएशन की खोज की नींव डाली। थॉमस एंड मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को टेनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का इस्तेमाल करके प्रूव किया। अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि तुम्हारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, तो वो दी है सटन एंड बॉबरी ने। अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थ्योरी किसने दी, तो वो दी है टी.एच. मॉर्गन ने। तो ये एग्ज़ाम में बच्चों गलती मत करना। अगर सिंपली तुमसे पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो सटन एंड बॉबरी ने दिया। और अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, तो वो किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन ने दिया। ड्रोसोफिला सूटेबल मटेरियल था क्योंकि ये लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल लगभग 2 वीक्स में पूरा कर लेते हैं। एक सिंगल मेटिंग से बड़ी संख्या में संतानें पैदा कर सकते हैं। इनमें कई तरह के हेरिडिटरी वेरिएशन होते हैं जो लो पावर माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। अब बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सेक्स लिंक्ड जीन की स्टडी लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। ये मेंडल द्वारा पी प्लांट में किए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस के समान थे। मॉर्गन ने येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के साथ हाइब्रिडाइज किया तथा बनने वाली F1 प्रोजेनी को इंटरक्रॉस कराया। इन्होंने देखा कि जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सीग्रीगेट नहीं हुए तथा F2 जनरेशन का रेशियो 9:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला। मॉर्गन और इनके सहयोगी जानते थे कि जीन X क्रोमोसोम पर स्थित है। इन्होंने जाना कि जब 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन नॉन पेरेंटल से ज़्यादा होता है। मॉर्गन ने इस कारण 2 जीन का फिजिकल एसोसिएशन या जुड़ा होना लिंकेज बताया। मॉर्गन ने क्रोमोसोम पर जीन के फिजिकल एसोसिएशन के लिंकेज टर्म दिया। साथ ही नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के उत्पादन के लिए रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। मॉर्गन तथा उनके सहयोगियों ने यह भी पता किया कि एक क्रोमोसोम्स में स्थित होने पर भी कुछ जीन पेयर टाइटली लिंक्ड रहते हैं जो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन दर्शाते हैं। जो टाइटली लिंक्ड होंगे वो क्या करेंगे, लो रिकॉम्बिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो जीन पेयर टाइटली लिंक्ड होते हैं वो लो रिकॉम्बिनेशन दर्शाते हैं। जैसे फिगर 5.1 इसकी बात कर रहा है, क्रॉस ए की बात कर रहा है। जबकि दूसरे जीन पेयर्स में जो लूजली लिंक्ड हैं वो हाई कॉम्बिनेशन दर्शा रहे हैं। और क्रॉस बी की अगर बात करें तो इन्होंने पाया कि वाइट तथा येलो विंग्स जीन टाइटली लिंक्ड होते हैं और इनमें केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखते हैं, जबकि वाइट तथा मिनिएचर विंग्स में 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखते हैं। मॉर्गन के स्टूडेंट स्टर्टवंट, अब इसका भी नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, ठीक है। मॉर्गन के स्टूडेंट स्टर्टवंट ने सेम क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन पेयर्स के बीच फ्रिक्वेंसी को रिकॉम्बिनेंट का इस्तेमाल जीन के बीच दूरी मापने तथा क्रोमोसोम्स पर उनकी पोजीशन का चित्र यानी कि मैप बनाने में किया था। मॉर्गन के स्टूडेंट कौन थे, स्टर्टवंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए इसे। जेनेटिक मैप्स का इस्तेमाल होल जीनोम की सीक्वेंसिंग में स्टार्टिंग पॉइंट की तरह होता है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सिंपल से ये बता रहे हैं कि जो जीन
लूजली लिंक्ड है उनमें हाईली रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, और जो टाइट लिंक्ड है उसमें लो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक, यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें जो प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट बाइल्ड एलील्स, डोमिनेंट बाइल्ड टाइप एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन इन सुपरस्क्रिप्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड हिम। जो प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है ये बाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिसिस्ट से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म हमेशा पहली पजल बनी रही। जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन के इनिशियल क्लू, प्रारंभिक संकेत बहुत पहले इंसेक्ट पर किए गए एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुए। कई इंसेक्ट में साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ने सेक्स डिटर्मिनेशन के जेनेटिक क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट को विकसित किया। अगर बात करें हैंकिंग 1891, साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंकिंग 1891 ने कुछ इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न अवस्थाओं में से एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया। हैंकिंग ने देखा कि 50% स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जबकि शेष 50% को नहीं मिलती। हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस नहीं बताए गए। अन्य वैज्ञानिक द्वारा पुनः इन्वेस्टिगेशन से यह निष्कर्ष निकला कि हैंकिंग की एक्स बॉडी वास्तव में एक क्रोमोसोम थी, इसलिए इसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा। अब हम बात करेंगे एक्स बाय एक्स और एक्स ओ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यह भी देखा गया कि अधिकांश इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म एक्स ओ टाइप होती है। इंसेक्ट की बात कर रहा है, अभी किसकी बात कर रहा है? इंसेक्ट की बच्चों बात कर रहा है। इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो किस टाइप की होती है? एक्स ओ टाइप की होती है, अर्थात सभी एक्स के पास अन्य क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स के अलावा एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स भी होता है। दूसरी तरफ कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो कुछ में नहीं। एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनती है तथा एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज्ड एग से मेल बनते हैं, सब जानते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम के शामिल होने के कारण इसे एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया, ताकि शेष क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम कहा गया। ग्रास ओपर एक्स ओ टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। ग्रास ओपर मेल में ऑटोसोम्स के अलावा एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जबकि फीमेल में एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स और एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैनी इंसेक्ट, मैमल्स और ह्यूमंस में देखने को मिलती है। यहाँ मेल तथा फीमेल में क्रोमोसोम्स का नंबर समान होता है। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है तथा उसकी जोड़ीदार वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल में एक पेयर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल तथा फीमेल दोनों में ऑटोसोम्स के नंबर समान होते हैं। मेल ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, फीमेल ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग्स एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे मेल हेट्रोगैमिटी। एक्स ओ तथा एक्स वाई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन से पता चलता है कि दोनों केस में मेल दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक्स वाई। कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स होता है तथा कुछ में नहीं। कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स तथा एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं। कुछ में एक्स क्रोमोसोम तथा कुछ में वाई क्रोमोसोम्स। फीमेल हेट्रोगैमिटी की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेल हेट्रोगैमिटी तो लगभग ज़्यादातर सभी में पाई जाती है ना, इंसेक्ट में, बाकी ह्यूमंस में जैसे ही बताया, इंसेक्ट में और मैमल्स में। लेकिन फीमेल हेट्रोगैमिटी की बात करो तो स्पेशली बर्ड्स में पाई जाती है। बर्ड्स में जेड और ZW मैकेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फीमेल बर्ड द्वारा दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। एक गैमीट जेड क्रोमोसोम्स वाला, दूसरा गैमीट W क्रोमोसोम्स वाला होता है। मेल में ऑटोसोम्स के अलावा एक पेयर जेड क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें जो बर्ड्स में जो फीमेल होगी बच्चों, बर्ड्स में जो फीमेल होगी, ठीक है, उसे वो किस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होगा उसमें, वो होगी ZW। ये किसके लिए बच्चों? फीमेल के लिए, ठीक है।
और जो बर्ड्स में मेल होगा वो क्या होगा, जेड जेड होगा। जबकि इंसान की बात करें तो इंसान में मेल क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल एक्स एक्स, लेकिन यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यह एक्स वाई टाइप मैकेनिज्म दर्शाता है ह्यूमंस में। ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल तथा फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम समान होते हैं। मेल में ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, सबको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। म्यूटेशन पढ़ता हूँ, यह एक ऐसा फिनोमेना है जो डीएनए सीक्वेंस में बदलाव ला देता है। इसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिजम्स का जीनोटाइप फिनोटाइप में बदल जाता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक दूसरा फिनोमेना है जो डीएनए में वेरिएशन लाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड के एक एंड से दूसरे एंड तक हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म में एक डीएनए हेलिक्स पाया जाता है। डीएनए के इस सेगमेंट के लॉस, डिलीशन या गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन से क्रोमोसोम्स में बदलाव आ जाता है। जीन्स क्रोमोसोम्स में स्थिर होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स के ऑल्टरेशन, बदलाव, एबनॉर्मेलिटीज या एब्रिएशंस को जन्म देती हैं। क्रोमोसोमल एब्रिएशन को कैंसर सेल्स में कॉमनली देखा जाता है। डीएनए के सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन भी म्यूटेशन को जन्म देता है। ऐसे म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, एक एग्जांपल है। डीएनए के बेस पेयर के डिलीशन तथा इंसर्शन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पैदा होते हैं। म्यूटेशंस को इंड्यूस करने वाले फैक्टर्स को म्यूटाजेन कहते हैं। कई केमिकल तथा फिजिकल फैक्टर्स म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। यूवी रेडिएशन ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री ह्यूमन सोसाइटी में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का विचार पुराने समय से चला आ रहा है। यह फैमिलीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेरिटेबिलिटी का पर बेस्ड है। मेंडल वर्क की डिस्कवरी के बाद ह्यूमन बींग्स में ट्रेड के इनहेरिटेंस पैटर्न के एनालिसिस की बात हुई। पी तथा अन्य ऑर्गेनिजम्स किए गए कंट्रोल्ड क्रॉस मनुष्य में संभव नहीं है। जैसे पी तथा ऑर्गेनिज्म किए कंट्रोल्ड क्रॉस मनुष्य में संभव नहीं है। मनुष्यों में पर्टिकुलर ट्रेड के इनहेरिटेंस के लिए फैमिली हिस्ट्री ज्ञात करना इसका एक विकल्प ऑल्टरनेट है। इस प्रकार एक परिवार में कई जनरेशन तथा ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के एनालिसिस करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्रेट में एक पर्टिकुलर ट्रेड की पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इनहेरिटेंस को दर्शाया जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रदान करती है, जिसका उपयोग स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटीज़ या डिजीज़ के इनहेरिटेंस का पता लगाने में किया जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म का प्रत्येक लक्षण भीतर क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए पर स्थित जीन द्वारा कंट्रोल होता है। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वाहक कैरियर है। डीएनए बिना किसी चेंज या ऑल्टरेशन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। यदा कदा ओकेजनल डीएनए में चेंजेस ऑल्टरेशन होते रहते हैं जेनेटिक मटेरियल में। इस प्रकार के चेंजेस ऑल्टरेशन को म्यूटेशन कहते हैं। चेंज जीन्स या क्रोमोसोम्स के इनहेरिटेंस की वजह से मनुष्यों में अनेक डिसऑर्डर होते हैं। अब ये पूरा तुम्हें चार्ट है, याद कर लो। अगर मेल रेक्टेंगल स्क्वायर शेप है, सर्कल फीमेल है, अगर इस टाइप का शेप है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मेटिंग है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, कॉन्सिजेंस मेटिंग, पेरेंट्स सर्वेंट चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज ऑफ 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक कैटेगरी डिसऑर्डर को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर तथा दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन के कारण होता है। ये डिसऑर्डर संतानों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार ट्रांसमिट होते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा एक परिवार में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के इनहेरिटेंस का ऑर्डर खोजा या ट्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एटसेट्रा। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव। ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम से भी जुड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया। हम जान चुके हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट करियर फीमेल से मेल प्रोजेनी को प्राप्त होता है।
हीमोफीलिया, यह सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। इसमें अनअफेक्टेड करियर फीमेल से मेल प्रोजेनी को रोग प्राप्त होता है। इस बीमारी को वाइडली स्टडी किया जा चुका है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाली एक सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड प्रभावित होती है। इसमें सिंपल कट को इससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर के द्वारा यह बीमारी सन्स में आ सकती है। महिलाओं को हीमोफीलिया रेयरली होता है क्योंकि हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए इसकी मां का करियर तथा पिता का हीमोफिलिक होना जरूरी है, जो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। क्वीन विक्टोरिया इस बीमारी की करियर थी तथा इसकी फैमिली पेडिग्री ने अनेक हीमोफिलिक डिसेंडेंट दिखाए। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। यह रोग पेरेंट्स से संतानों में तब जाता है जब दोनों पार्टनर इस जीन के लिए करियर हेटेरोजाइगस हों। एलील का सिंगल पेयर HBA-HBS इस बीमारी को कंट्रोल करता है। 3 पॉसिबल जीनोटाइप में से केवल HBS और HBS वाले होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स में ये रोग दिखता है। जैसे अगर HBA है तो नॉर्मल होगा, HBA-HBS है तो हेटेरोजाइगस होगा। इनमें बीमारी तो नहीं होती परंतु सिकल सेल के लिए करियर होते हैं। म्यूटेंट जीन की प्रोजेनी में पहुंचने की संभावना 50% होती है, जिससे सिकल सेल ट्रेट प्रदर्शित होता है। यह डिफेक्ट हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन की 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन वेलिन द्वारा हो जाता है। ठीक, इसमें बीटा ग्लोबिन जीन के 6 कोडॉन पर, कौन से कोडॉन पर बच्चों, 6 कोडॉन पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे GAG से GUG हो जाता है। लो ऑक्सीजन टेंशन में म्यूटेशन हीमोग्लोबिन में पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके कारण RBC का जो शेप होता है बाय कॉनकेव डिस्क से बदलकर एलोंगेटेड सिकल शेप हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया की। ये इनबॉर्न जन्मजात मेटाबॉलिज्म का एरर है। यह ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट की तरह इनहेरिट होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल में फिनाइल एलेनिन को ट्रायोसिन में बदलने वाला एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं पाया जाता, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जमा हो जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड तथा अदर डेरिवेट्स में बदल जाता है। ब्रेन में इनके जमा होने से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। किडनी द्वारा पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। बच्चों पेडिग्री एनालिसिस मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से आती होगी, है ना। अगर बात करोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की तो उसका एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको पेडिग्री आती होगी। अगर आपको पेडिग्री नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पेडिग्री की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ लिया। ये इसमें बताइए नॉर्मल इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल का फिगर है और ये तुम्हारा इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, अब क्रोमोसोमल, अभी तक हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े थे, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। यह एक से अधिक क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति, अधिकता या एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। एन्यूप्लॉइडी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिड या सेग्रीगेशन फेल होने के कारण एक क्रोमोसोम अधिक या कम हो जाता है, जिसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स 21 की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। सेल डिवीजन की टीलोफेज अवस्था के बाद साइटोकाइनेसिस ना होने से ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का पूरा एक सेट बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी प्रायः प्लांट्स में पाई जाती है। अब नॉर्मल ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। कभी कभी रेयरली व्यक्ति में क्रोमोसोम्स की एक एडिशनल कॉपी शामिल हो जाती है, या कभी क्रोमोसोम्स की कई अथवा एक पेयर की कमी हो जाती है, जिन्हें ट्राइसोमी, एक बढ़ गया तो ट्राइसोमी, कम हो गया तो मोनोसोमी कहते हैं। इस कारण लोगों में गंभीर रोग हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और
लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सिंड्रोम को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स की एडिशनल कॉपी का पाया जाना इस सिंड्रोम का कारण है। इस डिसऑर्डर को सर्वप्रथम लैंगडोन डाउन 1866 में डिस्क्राइब किया था। फीचर क्या है इसके? स्मॉल राउंड हेड के साथ छोटा होना, फ्यूरोग्ड टंग, जीभ में खांच और पार्सली खुला मुंह, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज के साथ चौड़ी हथेली, फिजिकल साइकोमोटर तथा मेंटल विकास रुक जाना। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एंड द करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द इंडिविजुअल। लाइनफेल्टर में क्या होता है? 44 प्लस XXY 47 पाए जाते हैं। 46 की जगह 47 होगा, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। इस सिंड्रोम में मेल में X क्रोमोसोम्स की एडिशनल कॉपी पाई जाती है। फीचर इससे सिंड्रोम में व्यक्ति ओवरऑल तो मैस्कुलाइन होते हैं किंतु फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे ग्नाइकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट। ऐसे व्यक्ति स्टेराइल होते हैं और बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस X1 क्रोमोसोम। हाँ, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसके कारण फीमेल में X क्रोमोसोम्स की कमी होती है। फीचर ऐसी फीमेल्स स्टेराइल होती हैं क्योंकि ओवरीज रूडिमेंट्रीज होती हैं। ठीक है, चाहे वो लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो चाहे वो टर्नर सिंड्रोम है, दोनों क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर ये मेल है, ये टर्नर लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम है, तो ये जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें क्या फेमिनाइज्ड कैरेक्टर आएंगे, और टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होगा? फीमेल में शॉर्ट स्टैचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होंगे। ठीक, तो बच्चों जो भी लोग अभी तक डटे हुए हैं, तो आप लोग अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग बोर्ड को अच्छे से फोड़ के आना, 95 प्लस नंबर बायोलॉजी में लेके आओगे। और स्पेशली बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बताऊँगा कि पूरी 12th की बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम कर लें तो उनमें करके हमारे 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं बायोलॉजी में। और बात करें तो नीट के एग्ज़ाम में बच्चों 360 में से हमारा जो इस साल का टारगेट है वो 350 प्लस नंबर का लाने का है। नीट में 350 प्लस नंबर और बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स लाने का हम आपको टारगेट देते हैं, और इसमें हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। और जो बच्चे सीरियस हैं, है ना, अब तक डटे हुए हैं, तो उन्हें बता दें कि एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका नाम है पाथवे नीट इसका नाम है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसका मैं लिंक, जो डिस्कशन ग्रुप बनेगा पाथवे नीट, ये एक डिस्कशन ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो टेक केयर एंड गुड नाइट बच्चों।